इस वीडियो में आज हम देखेंगे सीजी प्रीबियर 2021 का हिंदी का पोर्शन। तो आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने रीजनिंग का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो रीजनिंग का पोर्शन कवर करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी का पोर्शन। तो सबसे पहले उनमें सभी व्यूवर्स का, अपने स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और जिनको हम पे भरोसा है, और उनको मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी वाला मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि जल्दी से कैसे भी करके फटाफट आंसर की बनाइए और अपलोड करिए, उनमें से सही हो या गलत हो, मैं मेरा टारगेट रहता है आपको बाकायदा पूरा नॉलेज दूँ, ताकि आप या आपके आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरीके से समझ जाएं कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे मुझे टैकल करना है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सके। तो यही हमारा एम रहता है कि हम उसको आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करें, ना कि केवल सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर फिफ्थ, यहाँ पे फोर्थ है, देखिए इसमें हमको समान हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने हैं। तो आइए देखते हैं कि करके कि हमको क्या क्या क्वेश्चन और कैसे हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 81, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से मैं समझाऊं कि अर्ध विराम आपको जो देखना है, इसमें आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। इन सभी ऑप्शन में आपको समझना है कि किसका क्या होगा। देखिए मैं सभी आपको समझाऊंगा। मैं पहले तो आपको राइट आंसर बता दूं कि यहाँ पे आपसे एक्चुअली पूछ रहा अर्ध विराम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। इसको मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से चिन्हों पे बेस जरूर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए मैं अगर बात करूँ, हमारा राइट ऑप्शन तो बी है, लेकिन अगर आपको मैं बात करूँ कि ये जो चिन्ह है ये किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं अल्प विराम। ये हमारा जो चिन्ह होता है ये अल्प विराम को शो करता है, पहली बात। सेकंड, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा ये जो साइन है, चिन्ह है, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम का ये हमारा चिन्ह है। तो यहाँ पे अर्ध विराम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके का चिन्ह है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम क्या कहते हैं आश्चर्य चिन्ह। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आश्चर्यजनक बात की गई है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस आश्चर्य चिन्ह को हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि डबल कोट में हमको दिया है, इसको हम लोग यहाँ पे जनरली कहते हैं, या तो हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं या फिर अवतरण चिन्ह कह सकते हैं। देखिए अगर सिंगल यहाँ पे होता है तो सिंगल को हम कहते हैं अवतरण चिन्ह कह देते हैं, और अगर यहाँ पे डबल कोटिंग में यहाँ पे दी गई तो उसको हम लोग यहाँ पे उद्धरण यहाँ पे चिन्ह कह सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं चारों चिन्हों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि व्याकरण की दृष्टि से कैसे पहचानना। देखिए व्याकरण की दृष्टि से मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर मैनर में लिखना होता है कि हाँ, पहले कर्ता के बारे में हमको लिखना है, ठीक है, कर्ता। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिया का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कर्म, क्या उसने कर्म किया ये, और बीच बीच में हमको यहाँ पे जो भी चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरीके से प्रॉपर मैनर में किया जाता है, तो हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरीके से शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि यह कहना आपकी भूल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। फिर कह रहा है कि एक एक कर सभी मर गए। उसके बाद कह रहा है चरखा काटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको ध्यान से सोचना है कि भाई किसमें ऐसा हमको लग रहा है कि वो हमारा पूरी तरीके से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा एक एक कर सभी मर गई, हमारा क्या होगा, ये व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे व्यंजन, देखिए आपको मैं ऑलरेडी बता दूं, यहाँ पे व्यंजन कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन हमारा होता है, स्पर्श व्यंजन भी होता है, और अंतस्थ भी होता है। तो जो अंतस्थ हमारा व्यंजन होता है उसका एग्जाम्पल होता है यारा लावा। देखिए ये हमारा जो होता है, इसको कैसे पहचानेंगे अंतस्थ होता है क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे हमारे यहाँ पे अक्षर हैं जो कि अंतःकरण से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंतःकरण के अंदर से निकलते हैं, या रा ला वा, है ना, तो उनको हम अंदर से निकलने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद एक और हम यहाँ पे समझा देता हूँ। एक हमारा था ऊष्म व्यंजन। अब देखो ऊष्म क्या होता है कि जब भी यहाँ पे अगर आप कुछ लेटर बोलते हैं और आपको गर्म वायु निकलती है, यानी कि मुंह से आप जब बोलेंगे तो उसको चिपकने की वजह से क्या होता है, गर्म गर्म वायु निकलेगी, उसको मतलब ऊष्म व्यंजन। जैसे आपके एक एग्जाम्पल ये हैं, जो पहला वाला ऑप्शन दिया है, तो सा, शा, शा और हा। तो ये हमारे जो हैं ये सभी क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे कहलाते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो हमारा अगला होता है कि स्पर्श व्यंजन। अभी देखिए स्पर्श क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि मुख के किन्हीं, अगर मैं बात करूंगा कि स्पर्श हमारा व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में हमारे जो भी होते हैं तो ये हमारे होते हैं कि मुख के किन्हीं दो भागों को स्पर्श करने पर क्या होती है, वायु पूरी तरीके से रुक जाती है। ठीक है, तो अगर वायु पूरी तरीके से रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल का, खा, गा, गा जो होता है, यहाँ से लेकर आपको स्टार्ट करना है पूरा भावा, यानी कि भा और मा तक, ये सारे इसके बीच में यानी कि जो भी हमारे अक्षर आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो स्पर्श हमारे व्यंजन कहलाते हैं। उसमें यहाँ पे व्यंजन हमारे कहलाते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, सा 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 सा। तो इसका जो राइट देखिए हमारा है वो है यारा लावा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें कह रहा है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। अब देखिए पुरुषोत्तम में हमसे समास के बारे में पूछा गया है, तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, नहीं तत्पुरुष समास। अब आइए हमको ये तो पता चल गया तत्पुरुष समास है, लेकिन क्यों ऐसा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तत्पुरुष समास है क्या। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं या समझाते हैं आपको कि ये तत्पुरुष समास का क्या मतलब होता है। देखिए इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई हमारे यहाँ पे, यानी जिस समास में आपको लगे उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष, यानी कि यहाँ पे उत्तर पद आपको हमारा होता है प्रधान होता है। अब बात आती है कैसे इसको पहचानेंगे। देखिए जब भी आपको तत्पुरुष समास होता है तो आपको याद रखना है कि इसका उच्चारण करते समय आपके लिए कुछ कुछ यहाँ पे शब्द आते हैं, जैसे मैंने कहा कि के लिए। अगर इसको बोलते समय आपको लग रहा है कि के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि को, या फिर से, है ना, के द्वारा, इस तरीके का इस्तेमाल आ रहा है, फिर यहाँ पे का, की, के, है ना, और मे एंड पर, मे का इस्तेमाल हो रहा है या फिर पर, तो उन सभी में हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास का बोध होता है। अब बात ये आती है कि पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है। देखिए पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि पुरुषों में उत्तम, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मे का उच्चारण आ रहा है कि पुरुषों में उत्तम जो होता है उसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मे का एक अर्थ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास हमारा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हाँ ए हमारा क्यों है। अब इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी का क्या यहाँ पे मतलब होता है, बहुब्रीहि समास हम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बहुब्रीहि समास हमारा होता है इसमें आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद जो मिलके क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो आई होप आपको बहुब्रीहि समास का यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ हमें किसे बहुब्रीहि समास यहाँ पे कहना है। और उसके बाद यहाँ पे आइए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कर्मधारय समास। देखिए हमारा क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि जिसका पहला पद विशेषण हो और जो दूसरा हमारा पद है वो क्या हो, विशेष्य हो, अर्थात किसी की उपमा, यानी कि किसी का उपमान हम यहाँ पे देखते हैं, उपमेय उपमान, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि वो कर्मधारय है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। ठीक है, इस पे किसी की तुलना यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे नील कमल यानी नीला है जो कमल, इस तरीके के इसका हमारा मतलब होता है। और अगर हम बात करेंगे लास्ट वाले की, यानी कि अव्ययी भाव समास की, तो देखिए अव्यय भाव समास में आपको याद रखना है कि जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय हो यानी कि उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम अव्ययी भाव समास हम यहाँ पे कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें हमारा पुरुषोत्तम में हमारा जो तत्पुरुष समास है क्यों है, और उसके अलावा मैंने बाकी जो समास है इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी है। बाकी डिटेल में ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा हिंदी का पूरा फुल सिलेबस आपके लिए बनाऊंगा अच्छे से, ताकि सीटेट की तैयारी आप करें और आने वाले जो गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे एग्जाम्स होंगे उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दें। तो इसके लिए मैं पूरा सेपरेट एक वीडियो हर टॉपिक पे बनाऊंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला हमारा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे हमको दिया है, इसमें कह रहा है कि भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। देखिए पूरा क्वेश्चन ये आपको दिख नहीं रहा, मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कह रहा है कि क्या क्या होना चाहिए भाषा की अच्छी कक्षा में। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाषा की कक्षाएं जो होंगी वो पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्न उत्तर तक ही सीमित होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि भाषा की जो कक्षा होगी वो पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक ही केवल सीमित होनी चाहिए। जबकि थर्ड कह रहा है कि भाषा की जो कक्षा होगी तो भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया, उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। उसके लास्ट में कह रहा है कि भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला जो हमारे दो ऑप्शन ये तो रॉन्ग है कि कोई भी ज्ञान हमारा जो होता है केवल पाठ पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके आसपास क्या हो रहा है पूरी दुनिया से जोड़कर होना चाहिए। उसके अलावा अपने खुद के विचारों को भी व्यक्त करना जरूरी है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ हमारा राइट है। जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फोर्थ दिया होगा टी वाला, वो हमारा राइट है। इसमें कह रहा है कि कथन 3 और 4, यानी कथन 3 और हमारा जो कथन 4 है ये हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे
राइट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब आपको अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ने में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहेंगे। देखिए पहला कह रहा है द्रुत गति से पढ़ना, बहुत तेजी से पढ़ना, ये कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि उच्चारण की शुद्धता, आपको अगर उच्चारण की शुद्धता से पढ़ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, वही हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। और थर्ड कह रहा है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, वो तो देखिए सेकेंडरी मैटर है, आपने जो पढ़ा उसको अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। और चौथा है कि लिपि चिन्हों की जानकारी। अब देखिए जानकारी का मतलब है इसको आपको जानना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है यानी पठन कौशल। तो पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो उच्चारण है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ये हमारा आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि हाँ हमको ये बी यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। अगला हमको यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये दिया है सेंटेंस कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो सबसे मैं अगर मेन बताऊं कि यहाँ पे ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। क्यों ऐसा होता है, देखिए जब भी दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब यहाँ पे दो सरल वाक्य क्या होते हैं, जैसे मैंने खाना खा चुका, मैंने खाना खा लिया, फिर यहाँ तब वह आया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो होगा यहाँ पे वो संयुक्त वाक्य है। तो आई होप आपको ये मैंने बताया कि ये संयुक्त वाक्य है। अब इसके अलावा देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगा कि देखिए पहली बात तो सरल वाक्य क्या होता है, जो भी आप सिंपल सिंपल वाक्य बोलते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, मैं वहाँ गया, ये सारे सिंपल सिंपल वाक्य नहीं सरल वाक्य होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी संकेतवाचक भी हो सकता है। देखिए संकेतवाचक मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, ऐसे कोई भी वाक्य जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि उसका कोई ना कोई परिणाम होता है, ठीक है, उसका एक रिजल्ट आपको मिलता है किसी तरफ संकेत करने के बाद, उसको बोलते हैं संयुक्त सॉरी यहाँ पे संकेतवाचक। अब इसका मैं आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखिए बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज मैं कहूँ अगर कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी कि ये सफलता की तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ मेहनत करेंगे तब ये हो पाएगा। उसके बाद आपको ये भी अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती, ये भी हमारा संकेतवाचक है कि आपने लेट उठे तो बस छूट गई, यानी कि वो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। और भी एग्जांपल अगर बात करूँ कि गाड़ी धीरे चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। और भी अगर इसी तरीके से बहुत से हमारे वाक्य है कि अच्छे से प्रैक्टिस करते तो मेडल मिल जाता, यानी कि आपको मेहनत करते तो मेडल मिलता है, यानी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे संकेत कह रहा है कि आपको संकेत तो ठीक है उसको उस ओर इशारा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है होना चाहिए कि हाँ उसको रिजल्ट उसका क्या पड़ेगा। इसे कार को धीरे चलाते तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, या होमवर्क अच्छा करते तो नंबर पूरे मिलते। इस तरीके की जो वाक्य होते हैं उनको संकेतवाचक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे कह रहा है कि मैंने खाना खा चुका तब वो आया, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारा ये कि मैं खाना खा चुका, इससे उसका आने का कोई लेना देना नहीं, वो पहले भी आ सकता था बाद में भी आ सकता था, यानी कोई रिजल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। फिर कह रहा है कि तब वह आया, उसके बाद ये एक सिंपल सा वाक्य दिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा संयुक्त वाक्य यहाँ पे माना जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन 88 यहाँ देखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अब देखिए गूलर का जो फूल होना है इसका मतलब ये नहीं होता कि लापता होना या फिर क्रोधित होना या फिर प्रसन्न होना। इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद दिखना। जो गूलर के फूल होते हैं बहुत सालों में, यानी कि कह सकते हैं बहुत टाइम में निकलते हैं, इसीलिए बहुत दिन के बाद गूलर के जो फूल आते हैं वो निकलते हैं। इसीलिए सीधा इसका जो हमारा मतलब होता है वो यही होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखना ही हमारा गूलर का फूल निकलने का अर्थ होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। अब देखिए अर्वाचीन जो ये शब्द है इसका देखिए आपको विलोम शब्द सीधे याद रखना है कि इसका मतलब होता है कि प्राचीन यानी पहले का। तो प्राचीन हमारा जो है वो अर्वाचीन का विलोम शब्द है, या फिर कह सकते हैं प्राचीन का हमारा जो विलोम शब्द है वो अर्वाचीन है, यानी कि ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट यानी कि प्रेजेंट की बात करता है, और ये कहीं एंशियंट यानी कि प्राचीन काल की बात करता है। तो हमारा अर्वाचीन का सीधा हमारा हो जाएगा प्राचीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें देखिए कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब देखिए इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा डी, यानी संबंधवाचक। क्यों ऐसा है आप खुद देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं संबंध बताया जा रहा है कि भाई परिश्रम का संबंध किससे, देखिए सफलता से। कि अगर आप ही सोचिए अगर आप मेहनत करेंगे पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं पक्का सफल होंगे, यानी कि जो हमारा परिश्रम है मेहनत है हमारी उसका सीधा संबंध है किससे, सफलता से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ और उसका कहीं और रिजल्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी परिश्रम आप करेंगे मेहनत करेंगे वही सफलता में कन्वर्ट होगी, यानी सीधा हमारा परिश्रम का संबंध किससे होगा, सफलता से होगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये संबंध वाचक सर्वनाम होगी।
तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा हिंदी का पोर्शन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है, और मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझते हुए आपको सिखाया हुआ है, ताकि आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है, उसका क्या मीनिंग होता है, कहाँ पे उसका अर्थ क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किस तरीके से अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है या डाउट है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँगा। और मुझे फिर से एक बार मैं आपको सबको थैंक्स कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहते हैं और आप हम पे फेथ करते हैं, इसका बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और इसी तरीके से बाकी जो पार्ट हैं मैं आपको इसका भी वीडियो कल तक मैं पूरा सारा अपलोड करवा दूंगा यहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।